हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 6 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 7वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 6 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और परीक्षा पैटर्न है वो देखिए ये रहने वाला है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 प्रश्न होंगे। राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न है। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न है और शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न होंगे और यही पैटर्न परीक्षा में रहने वाला है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 7। देखिए, टॉप 40 मॉडल पेपर करवाऊंगा परीक्षा तक, इसलिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्राकृतिक भाग है तो दूसरी तरफ औसत वर्षा है। अब अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन से भाग में कितनी वर्षा है वो होती है और कूट भाषा के माध्यम से अपने को उत्तर देना है। देखिए, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में दोस्तों कितनी वर्षा होती है, तो वहां पर दोस्तों 12 से 15 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है कम से कम, ठीक है। और पूर्वी मैदान में दोस्तों 40 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में दोस्तों 20 से 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और दक्षिणी पूर्वी पठार में दोस्तों 75 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर ये दोस्तों पहले से ही सारे के सारे सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसमें राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो जलवायु है वो तापमान और वर्षा पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर पहला कथन सत्य है। दूसरा देखिए, राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। उष्ण शुष्क प्रकार की नहीं है। यहाँ पर दोस्तों अति आर्द्र भी है, आर्द्र भी है, लेकिन ये दूसरा नंबर का इसमें पूर्ण शुष्क है, वो नहीं है दोस्तों। आगे देखिए, राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, तो ये भी दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्षा है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है, बढ़ती नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों, राजस्थान की जलवायु है वो उष्ण आर्द्र नहीं है। यह जो विशेषता है ये दोस्तों दक्षिण भारत में पाई जाती है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल ए सही है, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सत्य है। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा एक युग्म मुख्य नदी सहायक नदी सुमेलित नहीं है। कौन सा एक युग्म मुख्य नदी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लूनी नदी। दोस्तों, लूनी नदी की सहायक नदी सागी है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सागी है, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। बनास की दोस्तों यहाँ पर गुइया दे रखी है। दोस्तों, गुइया नदी है, ये बनास की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों, बनास की सहायक नदियां खारी और बेडच है, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। चंबल की सहायक नदी दोस्तों बनास है, बिल्कुल सही बात है। यमुना की सहायक नदी दोस्तों गंभीरी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। बनास की सहायक नदियां दोस्तों बाडी, मानसी, डाई, खारी, कोठारी, मेनाल, बेडच, गंभीरी, मोरेल, ये क्या है, बनास की सहायक नदियां हैं। गुइया इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा,
बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये गुइया है, ये दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में शुष्क सागवान के वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ पर दोस्तों आप ये बता सकते हैं कि जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती हो वहां पर ही दोस्तों ये वन है वो पाई जाएंगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा शुष्क सागवान के जो वन है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में दोस्तों ये पाए जाते हैं, वर्षा ज्यादा होती है वहां पर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को खाद्य का कटोरा के रूप में जाना जाता है? खाद्य कटोरा, धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो दोस्तों श्री गंगानगर को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की स्वदेशी दुधारू नस्ल है? स्वदेशी दुधारू नस्ल कौन सी है? तो वो है दोस्तों मुर्राह नस्ल। कौन सी? मुर्राह नस्ल। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, मुर्राह नस्ल। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जोन रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया है? कौन सा दोस्तों पार्क जोन है वो रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया है, वो अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क है, ये बोरानाडा जोधपुर में है, बिल्कुल सही बात है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क है, ये जमवारामगढ़ जयपुर में है, बिल्कुल सही है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन ये खुसखेड़ा भिवाड़ी में है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर देखिए एग्रो फूड पार्क उदयपुर, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। देखिए 4 एग्रो फूड पार्क है राजस्थान में, जिसमें बोरानाडा जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर में है। तो यहाँ पर उदयपुर है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक तो दोस्तों कहां पर थी? तो ये बाड़मेर में थी। कितनी? 32.5%। और सबसे कम थी गंगानगर में 10%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? तो दोस्तों ये एक लग्जरी हेरिटेज ट्रेन है, लग्जरी हेरिटेज ट्रेन है, यानी कि एक रेल है ये। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले? बताइए निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कालीबंगा से मिले। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा से मिले हैं ये। ठीक है, अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों निम्न कथनों को चुनिए। दोस्तों सही कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही कथन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विराटनगर जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। तो यहाँ पर जोधपुर है वो गलत हो जाएगा, ये जयपुर का एक हिस्सा था दोस्तों। ठीक है, बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक गलत है तो दूसरा सही है। तो यहाँ पर सही पूछा है तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 2 सही है। 12 नंबर का प्रश्न है, अजमेर का संस्थापक था। तो दोस्तों अजमेर का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं अजयराज ने दोस्तों अजमेर की स्थापना की थी 1113 ईस्वी में। ठीक है, 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेर की स्थापना की थी। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? बताइए कौन से ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कानड़ दे प्रबंध, कानड़ दे प्रबंध। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें पद्मनाभ के द्वारा ये रचित है। 14 नंबर का प्रश्न है, 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागोर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागोर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा था? तो दोस्तों सुलह देखिए 1572 की बात हो रही है,
तो देखिए एक ट्रिक है, काफी बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है ऐसा प्रश्न है, जमा बटो। जमा बटो, जय का मतलब होता है जलाल खां, माँ का मतलब होता है मान सिंह, वह का मतलब होता है भगवान दास और टो का मतलब होता है टोडरमल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक गया था 1572 में, बाकी तीन गए थे दोस्तों 73 में। ठीक है, यानी कि 1573 में तीन गए थे और एक गया था 1572 में। और ये क्रम भी है। तो 1572 के बारे में पूछा है तो जलाल खां कोरची इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? फरजंद की उपाधि दोस्तों किसे प्रदान की थी? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह को। दोस्तों मान सिंह को फरजंद की उपाधि है वो प्रदान की थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? बताइए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने नसीराबाद छावनी में 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये आप याद रखना 15वीं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न है, रूपाजी और करपाजी किस किसान आंदोलन में गोलाबारी में मारे गए थे? रूपाजी और करपाजी दोस्तों ये कौन से किसान आंदोलन में ये मारे गए थे? तो ये मारे गए थे दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन में मारे गए थे। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन में ये मारे गए थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो दोस्तों राज प्रमुख है वो कोटा महाराव को बनाया गया। कोटा महाराव को राज प्रमुख बनाया गया। कौन थे? तो दोस्तों भीम सिंह। कोटा महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख है वो बनाया गया था। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा ने की थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न है, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता है ये प्रथम अध्यक्ष थे। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और भूरेलाल भैया है वो दोस्तों इसके उपाध्यक्ष थे और महामंत्री है वो खुद माणिक्यलाल वर्मा थे। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? बताइए कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों तो वो है सिरवी समुदाय। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरवी जाति की दोस्तों कुलदेवी है आई माता। ठीक है, कौन सी है? आई माता। और आई माता के थान को दोस्तों क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है इसके अंदर जो सर्वाधिक अंक लाएगा वो ही दोस्तों उसी का ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि जिसका जो सब्जेक्ट है वो अपने सब्जेक्ट में महारत होता है दोस्तों। और फर्स्ट पेपर में नंबर लाना आसान बात नहीं है, इसलिए आपको रोजाना टेस्ट देना है। करीबन दोस्तों मैं आपको 40 से 45 मॉडल पेपर करवाऊंगा, तो वो सारे के सारे परीक्षा में जाने से पहले आपको देखना है। और ऑब्जेक्टिव क्लासें हैं वो शुरू कर दी गई, साथ के साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्लासें भी देखनी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू कर दी गई है, जो कि आपके 15 से 20 दिन में कंप्लीट कोर्स हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का।
करीबन मैं आपको 10,000 के आसपास प्रश्न है वो करवा दूंगा। इसलिए सर्वाधिक अंक आपको प्राप्त करने हैं फर्स्ट पेपर में, तो चैनल के साथ में जरूर जुड़े और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? राजस्थान के वे संत कौन थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए? तो दोस्तों उनका नाम था संत दन्ना जी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संत दन्ना जी। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग है कहां पर है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है। कौन सी पहाड़ी पर है? तो दोस्तों ये चिड़िया टूक की पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 24 नंबर का प्रश्न है, कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्र शैली या कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई? देखिए शिकार करते हुए दृश्य है वो आपको कोटा चित्रकला में देखने को मिलेंगे। और ये किस शासक के समय ये दोस्तों प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों जो स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्वर्ण काल है वो दोस्तों राजा उमेद सिंह प्रथम, राजा उमेद सिंह प्रथम के समय में दोस्तों ये चरम सीमा पर थी शिकार करते हुए दृश्य चित्रकला शैली का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? भाद्रपद माह में कौन से त्योहार नहीं मनाए जाते वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है, नहीं मनाए जाते वो बताना है, ठीक है। देखिए गोगा नवमी, गोगा नवमी तो दोस्तों आप सभी को पता होगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है, तो ये तो भाद्रपद का त्योहार है, बिल्कुल सही है। अनंत चतुर्दशी, दोस्तों अनंत चतुर्दशी है ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन है वो मनाई जाती है अनंत चतुर्दशी, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। आंवला नवमी, दोस्तों आंवला नवमी है ये कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है, भाद्रपद माह में ये नहीं मनाया जाता। और शरद पूर्णिमा है ये अश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है, तो ये भी भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता। तो यहाँ पर 3 और 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लप्पा, लप्पी, किरण, गोखड़ू एवं बाकड़ी, ये सब क्या है? लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी, गोखरू, क्या है ये? तो दोस्तों ये गोटा के प्रकार है, क्या है? गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोटा के भिन्न भिन्न प्रकार है। 27 नंबर का प्रश्न है, गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से? गिंदड़ नृत्य का संबंध कौन से स्थान से? तो दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र से है गिंदड़ नृत्य का संबंध। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अचलदास खिचड़ी वचनी का नामक ग्रंथ के रचयिता थे, रचयिता, ठीक है। तो अचलदास खिचड़ी वचनी का ग्रंथ के रचयिता दोस्तों शिवदास गार्डन है। कौन है? शिवदास गार्डन। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्रों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया? मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्रों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा वो है महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय। महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय चित्रों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? राज्यपाल की कार्यपालिका या कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? तो वो अनुच्छेद 154 है, अनुच्छेद 154 है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राज्यपाल की अनुपस्थिति में, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो कौन करता है? तो दोस्तों वो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति या मुख्य न्यायाधीश वो राज्यपाल के कर्तव्य का निर्वहन करता है अगर राज्यपाल नहीं रहता है तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में होती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है वो किया गया है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही।
33 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल ये राजस्थान के ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दोनों पदों की दोस्तों जिम्मेदारी संभाली है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र किसमें ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे? बताइए, लोक सेवा आयोग है वो कितने प्रांतों में कार्यरत थे जब राजस्थान राज्य का गठन हुआ उस समय? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीन रियासतों में दोस्तों लोक सेवा आयोग थी। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है? नौकरशाह संगठन का प्रमुख है वो कौन है? तो वो है दोस्तों मुख्य सचिव। मुख्य सचिव, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन है वो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों ये अस्तित्व में कब आया? तो ये आया था 23 अप्रैल 1994। 23 अप्रैल 1994 को ये अस्तित्व में आया था। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 38 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का जो दायित्व है वो दोस्तों किसके पास में? तो दोस्तों ये जो दायित्व है ये राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व है दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, देखिए केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर यह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर यह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विधानसभा अध्यक्ष का। यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष अधिकृत है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे अब अपन भाग 2 के अंदर विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। 41 से लेकर और 70 तक अपन भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ द्वीप है तो दूसरी तरफ देश है। एक तरफ है द्वीप है तो दूसरी तरफ है देश है। यहाँ पर देखिए तस्मानिया द्वीप है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, न्यू फाउंडलैंड द्वीप है ये दोस्तों कनाडा में है। ठीक है, कहां पर है? कनाडा में है, ये कनाडा का द्वीप है दोस्तों ये। आगे देखिए, होन्शु चीन, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये होन्शु चीन का द्वीप नहीं है, ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। कहाँ का?
जापान का सबसे बड़ा द्वीप है ये। और हवाई है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वीप है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ओजोन क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का योगदान होता है। ओजोन क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का योगदान होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पहला कथन सही है। दूसरा देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में जल वाष्प का योगदान होता है। तो दोस्तों जल वाष्प का योगदान ग्रीन हाउस प्रभाव में होता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अम्ल वर्षा में केवल सल्फर डाइऑक्साइड का योगदान होता है, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों वह वर्षा जिसके पानी में यह गैस मिल जाती है, कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड, उसको दोस्तों अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पर ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। केवल अम्ल वर्षा में केवल सल्फर डाइऑक्साइड का योगदान रहता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड में इसमें अम्ल वर्षा में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी दोस्तों इसमें शामिल होती है। तो ये केवल सल्फर डाइऑक्साइड, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें एक और दो कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों का उनके लंबाई के आधार पर बड़े से छोटा क्रम है। निम्नलिखित नदियों का उनके लंबाई के आधार पर बड़े से छोटा क्रम है। तो दोस्तों बड़े से छोटा क्रम अपने को बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, महानदी, नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए बड़े से छोटा क्रम में अगर अपन जमाएं तो दोस्तों गोदावरी नंबर 1 में आएगा, ठीक है, गोदावरी नंबर 1 में, फिर आएगी दोस्तों यहाँ पर कृष्णा नंबर 2 पे, फिर नर्मदा 3 नंबर पे, फिर चौथे नंबर पर दोस्तों महानदी आएगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पद्मा, जया एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किसकी उन्नत किस्में हैं। पद्मा, जया एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किसकी उन्नत किस्में हैं। तो दोस्तों ये किसकी उन्नत किस्में हैं, तो ये धान की किस्में हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, धान की किस्में हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के राज्यों का सर्वाधिक लिंगानुपात का घटते हुए क्रम है। और भारत के राज्यों का सर्वाधिक लिंगानुपात का घटते हुए क्रम है, तो वो क्रम कौन सा है, तो वो क्रम है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। देखिए केरल का जो लिंगानुपात है वो 1084 है, तमिलनाडु का है दोस्तों 996, आंध्र प्रदेश का है 993 और मणिपुर का है 992। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा युग्म असंगत है। यहाँ पर देखिए एक तरफ मरुस्थल है तो दूसरी तरफ जलधारा है, एक तरफ मरुस्थल है तो दूसरी तरफ जलधारा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गिब्सन, दोस्तों गिब्सन मरुस्थल में दोस्तों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और सोनोरान में दोस्तों कैलिफोर्निया जलधारा है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और सहारा मरुस्थल में दोस्तों, सहारा मरुस्थल में यहाँ पे एंटिलीज जलधारा, ये गलत हो जाएगा, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों सहारा मरुस्थल में कनारी जलधारा का अहम योगदान है, कनारी जलधारा का, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर एंटिलीज है वो इसमें गलत दे रखा है। और नामिब मरुस्थल में बेंगोएला जलधारा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये युग्म असंगत है। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तापजन्य पेटी नहीं है, कौन सी तापजन्य पेटी नहीं है। तो देखिए उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी ये है, दक्षिणी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी ये भी तापजन्य पेटी है, विषुवतीय निम्न दाब पेटी ये भी तापजन्य पेटी है, दक्षिणी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी ये नहीं है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये निम्न दाब पेटी के अंतर्गत आता है दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। तो दोस्तों COP21 है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था दोस्तों पेरिस में। कहाँ पर हुआ था, पेरिस में हुआ था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे
49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट नहीं है, इंदिरा कोल है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। तो दोस्तों भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, दक्षिणी बिंदु वो इंदिरा पॉइंट है। तो यहाँ पर इसमें कन्याकुमारी है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, और भारत का पूर्वी बिंदु किबियतु बलांगू है। किबियतु बलांगू है भारत का पूर्वी बिंदु। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये अपना सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी बिंदु है वो किबियतु बलांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, आगे देखिए, भारत का पश्चिमी बिंदु केप कमोरिन है। भारत का पश्चिमी बिंदु केप कमोरिन है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ये भी इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर है इसका जो राइट पश्चिमी बिंदु है दोस्तों, गौर माता, जो कच्छ जिला गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें एक ही सही है और वो है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 50 नंबर का प्रश्न है, शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसके कारण की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसके जो कारण है, समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थिति। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थिति। ठीक है, आगे देखिए, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तरी मानसून पवने, ये गलत हो जाएगा। उत्तरी मानसूनी पवने, ये गलत हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4, ये 3 कारण है दोस्तों शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के प्रमुख कारण। तो यहाँ पर 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1, 2, 4। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, चीनी उद्योग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चीनी उद्योग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। दूसरा देखिए, गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में ज्यादा समय लगने से इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। गन्ने में या गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में ज्यादा समय लगने से इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सत्य है दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है, 1 और 2 दोनों सत्य है। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही? निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 2014-15 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रही थी। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 53 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का अपने को क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा सत्य कथन है। दोस्तों देखिए, इसमें बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2021 को किया गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी का मुख्य लक्ष्य प्लास्टिक युक्त शहर था। शहर है, प्लास्टिक मुक्त शहर है। तो दोस्तों ये कथन है वो किसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो है कचरा मुक्त बनाना है, कचरा मुक्त। तो ये प्लास्टिक मुक्त शहर, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, अमृत 2.0 का शुभारंभ श्री स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी के साथ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 और 3 यानी कि ए और सी इसमें क्या है, सत्य है, ए और सी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब जब कुल उत्पादन बढ़ जाता है, कुल उत्पादन बढ़ जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
55 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नरेगा मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि होती है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नरेगा मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि होती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रतिदिन 20 रुपए। प्रतिदिन 20 रुपए की वृद्धि होती है दोस्तों। एक वर्ष के लिए 2000 रुपए की अतिरिक्त उपलब्धता भी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 20 रुपए। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 56 नंबर का प्रश्न है, कथन और कारण दे रखा है, बताना है कि कौन सा सही है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें राष्ट्रीय आय की गणना में पूंजीगत लाभ को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में या राष्ट्रीय आय की गणना में पूंजीगत लाभ को शामिल नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, पूंजीगत लाभ से वास्तविक परिसंपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु यह बाजार उतार चढ़ाव का परिणाम है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये दोनों सही है, और कारण है वो दोस्तों कथन की व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कथन कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की व्याख्या करता है। आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, क्योटो संधि 1997 का संबंध है। तो दोस्तों इसका संबंध किससे है? तो वो है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है दोस्तों, ये क्योटो संधि 1997। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताइए, दक्षेस के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, सार्क का मूल आधार क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना है एवं इसके चार्टर में 10 धाराएं हैं, बिल्कुल सही बात है। यह संगठन बनाने का विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने दिया था, यह भी बिल्कुल सही है। इस संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, दक्षेस की। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 59 नंबर प्रश्न है, सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैध शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक ने परिवर्तन के लिए संस्तुति की थी? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैध शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक ने परिवर्तन के लिए संस्तुति की थी? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों मुड्डीमेन समिति। मुड्डीमेन समिति, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुड्डीमेन समिति। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन है। समान कार्य के लिए समान वेतन है, तो दोस्तों ये आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है। आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है, यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो दोस्तों देखिए, लोकसभा अध्यक्ष है वो अपने पद की शपथ है वो नहीं लेता है। वो दोस्तों लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ले लेता है, अध्यक्ष की शपथ नहीं होती दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। 62 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह अगस्त 1942 में आरंभ किया गया था। यह अगस्त 1942 में आरंभ किया गया था। कौन? भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल सही बात है। गांधी जी का ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीसरा बड़ा आंदोलन था ये, तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे देखिए, यह एक जन आंदोलन था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही सही है। देखिए, जो तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था, तो वो पहला था असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा ये भारत छोड़ो आंदोलन था। तो यहाँ पर तीनों ही सही है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग महासभा ने
या महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो दोस्तों ये स्वीकार किया गया 3 नवंबर 1950 को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3 नवंबर 1950 को। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पूरब में काम करो नीति का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री से है? पूरब में काम करो नीति का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नरेंद्र मोदी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। 65 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के संबंध में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के संबंध में असत्य है? तो दोस्तों यहां पर देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, असत्य अपने को बताना है। यहां पर 4 कथन दे रखे हैं और अपने को दोस्तों ये बताना है कि कौन सा इसमें असत्य है। ठीक है, देखिए, इसमें इस संधि में जमीन के अंदर किए जाने वाले अणु परीक्षणों को भी सम्मिलित किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जमीन के अंदर किए जाने वाले अणु परीक्षणों को इसमें दोस्तों सम्मिलित नहीं किया गया था। तो ये कथन दोस्तों इसमें असत्य है। ठीक है, सम्मिलित किया गया था इसलिए असत्य है, ये नहीं किया गया था। आगे देखिए, इस संधि पर चीन और फ्रांस ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, बिल्कुल सही है। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 को प्रभाव में आई, बिल्कुल सही है। इस संधि से कोई भी सदस्य देश 3 महीने की पूर्व सूचना के साथ बाहर हो सकता था कि इसके पालन में उसका राष्ट्रीय हित दांव पर है। तो यहाँ पर इसमें पहला कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है दोस्तों। आगे देखिए, 66 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महासचिव संयुक्त राष्ट्र में कार्यवाहक महासचिव भी रहे हैं? बताइए, कौन से महासचिव संयुक्त राष्ट्र में कार्यवाहक महासचिव भी रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें वो है यू थांट। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यू थांट। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 243 में है, ये गलत हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन है ये दोस्तों अनुच्छेद 243 इसमें गलत दे रखा है। अनुच्छेद 243 तो दोस्तों पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, और ये न्यायिक पुनरावलोकन है ये दोस्तों अनुच्छेद 137 में है। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 बिल्कुल सही है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? बताइए, मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें मिश्रित संस्कृति की संबंध विरासत की रक्षा करना बिल्कुल है, मूल कर्तव्य है ये। मनोवैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास ये भी मूल कर्तव्य है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्र उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 यानी कि ए, बी और डी कथन क्या है? इसमें सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है वो अपने को बताना है। एक तरफ है दल का नाम है, दूसरी तरफ गठन वर्ष दे रखा है। तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना है वो दोस्तों 1974 दे रखा है, गलत हो जाएगा। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2018 में इसका गठन हुआ था। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन 1998 में हुआ था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे?
तो वो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, पशु कल्याण के लिए राजस्थान में कितनी मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की शुरुआत की गई है? बताइए, पशु कल्याण के लिए राजस्थान में कितनी मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 536 है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 536। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अखिल भारत सिंधी बोली राष्ट्रीय सभा की ओर से सुहिणा सिंधी राष्ट्रीय सम्मान 2026 किसे प्रदान किया गया है? अखिल भारतीय सिंधी बोली साहित्य सभा की ओर से सुहिणा सिंधी राष्ट्रीय सम्मान 2026 किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किशन रत्नानी को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा किशन रत्नानी को। आगे देखिए यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, आईआईटी जोधपुर ने किस बीमारी के जांच एवं इलाज के लिए थेरानोस्टिक्स सिस्टम बनाया है? बताइए, आईआईटी जोधपुर ने किस बीमारी की जांच एवं इलाज के लिए थेरानोस्टिक्स सिस्टम बनाया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैंसर के लिए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कैंसर के लिए। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जुस्तु प्रतियोगिता में 94 किलो फुल कंटेंट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? बताइए, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जुत्सु प्रतियोगिता में 94 किलो फुल कॉन्टेक्ट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रिय रंजन चारण। प्रिय रंजन चारण, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 33वीं लीनिंग एशियन जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों वो खिलाड़ी है कौन? तो वो है दिव्यांशी जैन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांशी जैन। 76 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री जिन्हें लंदन की संस्था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा विशेष आमंत्रण दिया गया। राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री जिन्हें लंदन की संस्था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा विशेष आमंत्रण दिया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मंजू बागमार। डॉक्टर मंजू बागमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 77 नंबर का प्रश्न है, 36वीं राजस्थान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एवं आईबीपी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों यह आयोजन किया गया भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में किया गया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट ग्राउंड एवं आधुनिक संयुक्त स्टेडियम विकसित करने की योजना की शुरुआत किन स्थानों से की गई? तो दोस्तों ये की गई थी कौन से स्थानों से? राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर के कानपुर खेड़ा एवं जयपुर के चौक क्षेत्र से। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 79 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, योजना 3 सितंबर 2025 से लागू की गई। ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। 1 करोड़ तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। योजना में अधिकतम 10 लाख तक मार्जिन मनी की सहायता दी जाती है। 10 लाख नहीं, 5 लाख तक की मार्जिन मनी की सहायता दी जाती है। महिला एवं SC/ST उद्यमियों को अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान का प्रावधान है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 इसमें क्या है? सही है, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत थार सीमा विकास कार्यक्रम में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल नहीं है? थार सीमा विकास कार्यक्रम में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें गंगानगर है, बाड़मेर है, फड़ौदी है, लेकिन जोधपुर नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। देखिए आगे अपन दोस्तों भाग 4 के अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग।
देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि क्योंकि दोस्तों शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, ये थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो वो प्रवर्तक कौन है? तो वो है वर्दिमर एवं अन्य। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए अंतर्मुखी स्वयं अपने में रहना बिल्कुल सही है। प्रक्षेपण अपनी गलती दूसरों पर डालना ये भी बिल्कुल सही है। युक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना ये गलत हो जाएगा। युक्तिकरण यानी कि विभिन्न तर्क देकर अपने कार्य व्यवहार को उपयुक्त ठहराना ये होता है दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रतिगमन पुरानी आदतों में लौटना ये भी बिल्कुल सही है। तो ये मेल कौन सा सही नहीं है? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है, टीएटी परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या होती है। टीएटी परीक्षण यानी कि विषय अंतर्बोध परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो दोस्तों 31 होती है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर 31। 86 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है, तो वो लक्षण क्या है? तो वो है प्रबल जिज्ञासा। प्रबल जिज्ञासा, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है कौन सा? तो वो है मैकडूगल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल। 88 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता थे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता थे, तो वो निर्माता कौन थे? तो दोस्तों वो थे किलपैट्रिक। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किलपैट्रिक, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 89 नंबर का प्रश्न है, बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का कारण क्या है? तो बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन या कलह रहना, ये कारण है दोस्तों बाल अपराध का। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए आदतें जन्मजात होती है, तो गलत होती है दोस्तों। आदतें केवल अर्जित होती है, जन्मजात नहीं होती। तो अपना पहला ही कथन है वो क्या हो जाएगा? सही नहीं है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है, तो ये विषय दोस्तों मानव व्यवहार का है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मानव व्यवहार का। 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक है। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक है, तो वो जो वैज्ञानिक है वो दोस्तों कौन से है? तो वो है कोहलर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोहलर। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रलोभन का नियम। प्रलोभन का नियम, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है, तो वह अवस्था दोस्तों कौन सी है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किशोरावस्था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, किशोरावस्था। आगे देखिए, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है अंतर्मुखी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अंतर्मुखी। 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है थ्रस्टन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थ्रस्टन। 97 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हैं, प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हैं, तो दोस्तों वो है, इसमें बताइए कौन सा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें गेट्स एवं अन्य, गेट्स एवं अन्य। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? तो किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? तो दोस्तों भौतिक संरचना का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर प्रश्न है, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है, तो वो है दोस्तों ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, आत्म संप्रत्यय उन सब विचारों का योग है जिन्हें व्यक्ति अपना कहकर पुकारता है। आत्म संप्रत्यय उन सब विचारों का योग है जिन्हें व्यक्ति अपना कहकर पुकारता है, जैसे मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। आत्म प्रत्यय की यह परिभाषा देने वाले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विलियम जेम्स। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विलियम जेम्स। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये सेकंड ग्रेड का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है, फर्स्ट पेपर का। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।